नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज पूरे विश्व में वानिकी दिवस मनाया जा रहा है। ये दुनिया भर में लोगों को वनों के महत्व और उनसे मिलने वाले अन्य लाभों की याद दिलाने के लिए पिछले 30 सालों से मनाया जा रहा है। प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए पानी, पेड़, पौधे जैसे संसाधन दिए हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और सूखा, बाढ़, तूफान जैसी भयानक स्थिति पैदा हो रही है। ऐसी भयावह स्थिति भविष्य में और भी बढ़ेगी जब तक हम इसके लिए उचित कदम नहीं उठाएंगे। आज विश्व वानिकी दिवस है, जिसे मनाने का उद्देश्य वनों को बचाना है, क्योंकि समस्त मानव का जीवन वनों पर ही निर्भर है। इसलिए वनों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो वनों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इसी विश्व वानिकी दिवस पर आधारित है हमारी ये खास प्रस्तुति। किसान भाइयों, विश्व वन दिवस पहली बार साल 1971 में यूरोपीय कृषि परिसंघ की 23वीं महासभा द्वारा मनाया गया था। विश्व वानिकी दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि विश्व के सभी देश मिलकर अपनी वन संपदा की तरफ ध्यान दें और वनों को संरक्षण प्रदान करें। भारत में इस दिवस की शुरुआत 1950 में की गई थी। इस दिवस की शुरुआत भारत में तत्कालीन गृह मंत्री कुलपति कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी ने की थी। किसान भाइयों, वन हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं और वनों पर समस्त मानव जाति का जीवन निर्भर करता है। लेकिन वनों के लगातार काटे जाने के कारण इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए विश्व वानिकी दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्व के सभी देश मिलकर अपनी वन संपदा की तरफ ध्यान दें और वनों को संरक्षण प्रदान करें। कई स्थानों पर वनों को काटकर उन्हें बेचा जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए भूमि को बंजर बनाता जा रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। भारत में 657.6 लाख हेक्टेयर भूमि यानी 22.7% पर वन बनाए जाते हैं और भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा सन 1952 में निर्धारित राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के 33.3% क्षेत्र पर वन होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वन भूमि पर उद्योग धंधों तथा मकानों का निर्माण, वनों को खेती के काम में लाना और लकड़ियों की बढ़ती मांग के कारण वनों की अवैध कटाई आदि वनों के नष्ट होने के प्रमुख कारण हैं। हमें देश की राष्ट्रीय निधि को बचाना चाहिए और इनका संरक्षण करना चाहिए। हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे वायुमंडल का संतुलन बना रहे और हमारे वायुमंडल में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके। वनों की सुरक्षा के संबंध में प्रसिद्ध पर्यावरणविद कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी ने कहा था कि वृक्षों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। यही कारण है कि वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और अनेक प्रकार के सांस संबंधित रोग पैदा होते जा रहे हैं। वन वायुमंडल में मौजूदा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमारी जीवनदायिनी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पेड़ों का भी हमारे दैनिक जीवन में भी अहम महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बहुत सी वस्तुएं पेड़ों से ही प्राप्त होती हैं, तो हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वन संपदा हमारी बुनियाद को मजबूत और जीवन को बनाती है। संपन्न जंगल हमारे जीवन की बुनियाद है, जो हमारे पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों का आशय सामान्य रूप से वृक्षों के समूह से होता है, लेकिन वास्तव में ये विभिन्न जीवों का एक जटिल समुदाय है। एक दूसरे पर परस्पर आश्रित अनेक पौधे और जानवर वनों में निवास करते हैं।
तथा वन्य के भूतल पर अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु, जीवाणु और फंगस पाए जाते हैं, जो मिट्टी और पौधे के मध्य पोषक तत्वों का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। इसलिए वनों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में वातावरण के प्रति जो है त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि लगातार पिछले 3 दशकों से लगातार वन आवरण घट रहा है। हमारी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए लगभग 33% भूमि पर वन होना चाहिए, परंतु मात्र 21% भूमि पर जो है वन बचा है। और यदि हम जो है भारतीय दूर संवेदी केंद्र के आंकड़ों पर विश्वास करें तो केवल 11 से 13% वन बचा हुआ है। इसका मतलब ये समझ लीजिए आप कि हम जो है 33% होना चाहिए और 13% है, तो 20% के करीब जो है वन में कमी है, जिसके कारण जो है जलवायु में लगातार जो है वो ह्रास हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रही है। और जलवायु के परिवर्तन के कारण जो है हमारी खेती भी जो है वो तबाह हो रही है। सारे जो कार्यक्रम है खेती के, वो पहले जो रबी खरीफ जायद के हिसाब से थे वो जो है चेंज हो रहे हैं। तो हमें फिर से ध्यान देना है कि जो हमारी जलवायु परिवर्तन ना हो। तो भारतवर्ष में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नाम से एक विभाग खोला है, जिसमें दोबारा से जो है ये अनुक्रम बनाया गया है, ये प्रक्रम बनाया गया कि किस तरह से वन ना घटे। और इस प्रयास में गवर्नमेंट सफल भी हो पाई, क्योंकि जो 2015 से 17 के जो आंकड़े हैं, पहले 2015 हर 2 साल में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है वो सर्वे कराता है, तो 2015 से 17 में 1% वन की वृद्धि हुई है। इसका मतलब जो सरकार के प्रयास हैं वो सार्थक हैं, परंतु केवल सरकार के प्रयासों से काम चलने वाला नहीं है। हम सबको जो है कि जो सरकार के इस आह्वान में अपनी आहुति देना आवश्यक है। तो हम फिर से एक बार सोचें कि हमें क्या करना है। देखिए, क्योंकि भूमि पर दबाव है, जनसंख्या हमारे भारत की जो है वो विश्व की 17% है, और जो है हमारी और पशुओं की जनसंख्या जो है 18% है, और भूमि का भाग केवल 2.4% है। तो हम जो भूमि उपयोग परिषद के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से पहले 1 से लेकर 4 जो भूमि वर्ग हैं उनमें खेती और बाद के उसमें जो अन्य उपयोग के लिए थी, परंतु जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण जो है वो लगातार खेती वाली ज़मीन के अलावा भी हम वन की भूमि पर भी खेती करने के लिए बाध्य हो गए। इसलिए वन का आवरण लगातार घटता जा रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण तो इतना जल्दी संभव नहीं है। तो हम ये है कि कृषि में कैसे पौधों की बढ़वार के लिए वो करें, तो उसके लिए एक विधि है कृषि वानिकी विधि, जिसमें हम खेती में जो है खेती के साथ जो ऐसे पौधे लगाएं जो खेती को नुकसान भी ना करें, और साथ ही साथ हम जो है उनके साथ में वन आवरण भी बढ़ा सकें। क्योंकि वन आवरण घटते घटते केवल जो है 80 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन बचे हुए हैं, और लगातार यदि हम और भी वनों का और विश्लेषण करें तो केवल 2.99% जो है वो सघन वन है, और जो मध्यम सघन वन है वो केवल जो है वो 9.38% हैं, और यदि हम और बात करें विरल वन की तो वो 9.18% हैं। और जो छरित वन हो रहे हैं, लगातार वनों में नुकसान हो रहा है, डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट हैं वो केवल 1.4% है। और शेष जो भूमि है वो 77% भूमि जो है वो खुली है, और उस पर वन विभाग हम खेती की भूमि है वो, तो उसमें हम जो है वृक्षारोपण कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे ल्यूसीना या सुबोबुल की खेती हम जो है कृषि फसलों के साथ कर सकते हैं। हम जो है यूकलिप्टस की खेती कर सकते हैं, और हम दूसरे ऐसे वन आवरण जो चारे वाली फसलें या कई ऐसी फसलें हैं जिसमें हम कृषि और वन पद्धति के बीच में काम कर सकते हैं। ऐसे पौधों को खेती में लगाएं, क्योंकि एक भारत सरकार ने एक और अच्छी बात की है कि धीरे धीरे जो पहले जो है किसान को वृक्ष काटने की परमिशन नहीं थी, अब केवल 2-3 प्रजाति को छोड़ के बाकी सबको किसान के लिए है कि जो भी किसान वन के पौधे लगाएंगे, वनीय प्रजाति, वो काटने के लिए भी सक्षम है। तो इसलिए जो है वो हमारी संपदा है, परंतु वो एक वृक्ष जो है लगातार जो समझिए 15 से 18 लाख रुपए का जो है अन्य बेनिफिट, जो लकड़ी के अलावा जो वायुमंडल की शुद्धता, वातावरण की में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के और तमाम से जो है वो करता है। तो हम फिर से आह्वान कर रहे हैं आपसे कि आपके बिना सहयोग के सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो आप जो है अपनी कृषि फसलों में वनों को, ऐसे वन पौधों को जो आपकी खेती को नुकसान भी कम करते हैं और खेती के साथ में अच्छे समायोजन के साथ उगाए जा सकते हैं, उनके लिए जरूर उगाइए।
प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई समय से की थी, वे फसल पककर काटने की अवस्था पर है। लेकिन सरसों की कटाई, मढ़ाई और भंडारण करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तभी उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो सरसों की कटाई, मढ़ाई और भंडारण करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर महक सिंह। इस समय हमारे किसान भाइयों के खेत में राई सरसों की फसल जो खड़ी हुई है वो करीब करीब पक कर के तैयार हो रही है और कटाई भी शुरू हो गई है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक कटाई नहीं की है, उन किसान भाइयों के लिए मेरा ये संदेश है कि अब लाही की फसल करीब करीब कटाई की तरफ बढ़ रही है। किसान भाइयों, सरसों की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल परिपक्वता की सही पहचान करते हुए सरसों की कटाई करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए उनको कटाई के समय 4 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। नंबर 1, जब हमारी ये लाही की फसल का पौधा 75% निम्वा आकार का हो जाए तो उस समय लाही की कटाई का सही समय है, यानी कि उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का सही समय है। और दूसरा, जब हम ये देखते हैं कि पौधे की जो नीचे वाली छैयाँ हैं उस पर चुटकी मार के देखते हैं, उसमें दाना बजने लगता है, तो ये भी ये संकेत करता है कि लाही की कटाई का सर्वोत्तम समय है। देखिए, हमारे किसान भाई सामान्यतः 2-3 चीज़ों में चूक कर जाते हैं। वो लाही की फसल को हरी अवस्था में उसकी कटाई कर देते हैं, उससे उनको 4 नुकसान होते हैं। नंबर 1 तो उनका उत्पादन 20 से लेकर के 25% घट जाता है, साथ ही साथ दाने का आकार छोटा हो जाता है और उसमें तेल की मात्रा भी 15 से लेकर के 20% घट जाती है और हमारे किसान भाई को बाज़ार भाव कम मिल पाता है। लेकिन हमारे किसान भाई उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी नहीं आने देते, इसलिए उनको ये नुकसान होते। तो मेरा ये कहना है कि जब फसल की फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आ जाए उसी समय पर यदि कटाई करते हैं तो उनको अच्छा फ़ायदा मिलता है। दूसरा, एक जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है उसमें एक बगराड़ा कुर्सी फैरम, एक जो कीट होता है, गुलाबी रंग का कीड़ा जो होता है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। जब हमारे किसान भाई अपनी लाही की फसल को खेत से ला करके खलिहान में रखते हैं, उस समय पर वो कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते। तो मेरा अपने किसान भाइयों से अनुरोध है, यदि वो अपनी लाही की फसल को खेत से खलिहान में ला रहे हैं तो उस समय पर वो उनको विशेष ध्यान रखना है कि मेलाथियान पाउडर का 25% धूल जिस जगह पर वो लाही रखना चाहते हैं वहाँ पर उसको बुरक दें, बिखेर दें, और जहाँ पर वो अपना उस फसल का ढेर रख रहे हैं हर ढेर के ऊपर 1 लेयर इस मेलाथियान पाउडर की अवश्य कर दें, ताकि उनके खेत में उनकी जो फसल ये कट कर के आई है उसमें बगराड़ा कुर्सी फैरम नुकसान नहीं करे। नहीं तो बगराड़ा कुर्सी फैरम एक ऐसा कीट है जो इसकी लाही के पौधे की फली में इंजेक्शन की तरह दाने से तेल को चूस जाता है और 25 से 30% हमारे किसान को नुकसान होता है तेल का, और खाली बीज थोता रह जाता है उत्पाद। तो मेरे किसान भाइयों से कहना है इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, अभी आपने सरसों की कटाई प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। आइए अब जानते हैं सरसों की काटी गई फसल को रखने के लिए बनाए जाने वाले खलिहान और थ्रेसिंग के उचित तरीकों के बारे में। साथ ही साथ आज लाही की उसाई के लिए आज हमारे पास थ्रेसर्स भी हैं, बहुत अच्छे थ्रेसर आ गए हैं। डंडे से भी वो पिटाई करके अपना दाना को अलग कर सकते हैं और उसके बाद में उसकी फसल की उसाई उनको कर लेनी चाहिए और सफाई कर करके दाने को अपने जो भी उनको आवश्यकता है उस आवश्यकता के हिसाब से अपने घर पर रखें, उसका तेल निकलवाएं। चूँकि लाही की फसल में बहुत अच्छा तेल पाया जाता है। इसमें सामान्यतः जो हमारे प्रदेश में लाही की प्रजातियां हैं, जैसे हमारी वर्णा है, रोहिणी है, उर्वशी है, बसंती है, माया है, कांति है, इन सभी में सामान्यतः तेल की मात्रा 39 से लेकर के 42% तक पाई जाती है। तो उनको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा कि उनके तेल की मात्रा किसी भी दशा में न घटे। जितना
अधिक उनको तेल मिलेगा उतना ही अच्छा उनको फ़ायदा मिलेगा और बाज़ार भाव भी अच्छा मिलेगा। तो मेरा अपने किसान भाइयों से यही संदेश है कि वो उसकी जो कटाई की सही अवस्था है, परिपक्व अवस्था, उसी अवस्था पर काटें और उसमें जो तेल की मात्रा है उसको बगराड़ा कुर्सी फैरम से बचाएं ताकि अच्छा उत्पादन उनको मिल सके। जैविक खेती के समय क्योंकि हम कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल का स्प्रे नहीं करते हैं। किसान भाइयों, जैविक खेती देशी खेती का उन्नत तरीका है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों, वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग नहीं करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र एवं प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीड़ों, जीवाणुओं एवं जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीड़ों एवं बीमारियों से बचाया जाता है। जैविक कृषि में पोषक तत्वों को घोल के रूप में देना ज़्यादा उचित रहता है, जिसे अमृत पानी, जीवामृत या अमृत घोल, इस तरह से कई नाम दिए जाते हैं। उसका मुख्य तत्व होता है गोबर, गुड़ और गौमूत्र। ये तीन ही चीज़ में मुख्य होती हैं। तो उसमें 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र और 1 किलो गुड़ और इसके साथ 100 लीटर पानी मिला के इसको 7 दिन तक हम किसी ड्रम में रखते हैं और रोज़ एक बार हिलाते रहते हैं और कोशिश करें कि ड्रम को छाया में रखा जाए और कपड़े से ढक कर रखा जाए। 7 दिन बाद जब ये पानी तैयार होता है तो इसको हम दोनों ही तरह से उपयोग कर सकते हैं, या तो सिंचाई के साथ दे सकते हैं। इसलिए हम अगर 10 दिन के बाद अगर जब भी ये तैयार होता है हम स्प्रे करते रहें तो जीरे की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और रोग कीड़े भी कम आते हैं। और साथ ही जो हमारे भूमि के जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं, क्योंकि इसका कुछ अंश भूमि में भी चला जाता है, या तो सिंचाई के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से, तो भूमि के जो जीवाणु हैं, लाभदायक केंचुए वगैरह हैं, वो भी अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इस प्रकार ये अमृत घोल जो है ये बहुत ही लाभकारी चीज़ है। कीट नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से जो हम एक घोल बनाते हैं उसमें 5 किलो नीम की पत्ती और 5 किलो आक और धतूरे की पत्ती, 10 लीटर गौमूत्र, इन सभी को अच्छी तरह मिला लेते हैं। तो 10 किलो ये पत्ती हैं 3 तरह की और 10 लीटर गौमूत्र और 100 लीटर पानी, इसको हम ड्रम में रख देते हैं और रोज़ एक बार हिलाते रहते हैं। और इसका भी हमें साप्ताहिक या 10 दिन पे स्प्रे करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा जैविक खेती में कीटों को आने से पहले ही उनको रोकना, या आ गए हैं तो वो खाने से रुक जाएं, तो इसके लिए हमें बचाव के रूप में इस स्प्रे को लगातार करते रहना पड़ता है 7 से 10 दिन के बीच में। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो स्प्रे है ये हमेशा शाम को 3-4 बजे बाद ही करें, यानी सायंकाल समय करें। सुबह करेंगे तो इसका असर काफ़ी कम हो जाता है, और सुबह करने से जो हमारे और जैसे मधुमक्खी वगैरह हैं वो भी कम आती हैं, तो इसलिए शाम के समय करना इसका सबसे ज़्यादा लाभदायक है। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। शुद्ध रूप से कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त खाद उर्वरकों का प्रयोग करना। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई अपनी खेती करते हैं तो निश्चय ही उन्हें कम लागत में गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार प्राप्त होगी, जिनका उपयोग करके स्वयं भी निरोगी रह सकते हैं और उपभोक्ता को निरोगी रखते हुए मृदा स्वास्थ्य उत्तम बना सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।